नमस्कार, मैं कादम्बिनी शर्मा हूँ आपके साथ। अमेरिका और ईरान की दूसरे दौर की शांति वार्ता आज इस्लामाबाद में होनी है। ट्रंप ने तो ऐलान कर दिया है और उनकी टीम उन्होंने कहा है कि शाम तक इस्लामाबाद पहुँच जाएगी। बहुत सारे सुरक्षा इंतज़ाम किए गए हैं। इस्लामाबाद से तस्वीरें आई हैं, वहाँ पर होटलों का इंतज़ाम किया गया है, सुरक्षा का सामान लिए वहाँ पर अमेरिकी जो विमान है वो लैंड कर चुके हैं और पूरे इंतज़ाम किए गए हैं। लेकिन ईरान को लेकर अभी भी संशय है। आपको याद होगा कि पिछली बार भी ऐसा ही कुछ हुआ था। ना ना करते हुए भी आखिरी मोमेंट तक ये लगा था कि पता नहीं बातचीत होगी नहीं होगी, लेकिन उसके बाद ईरान बातचीत की टेबल पर आया था। इस बार भी बार बार ऐसे ही ईरान कह रहा है कि वो बातचीत नहीं करेंगे, फिर कहीं से बयान आता है कि वो बातचीत करेंगे, फिर बयान आता है कि नहीं करेंगे। लेकिन इस बार कहानी में एक और ट्विस्ट है। ये ट्विस्ट पिछले कुछ घंटों के अंदर हुआ है और बातचीत के ठीक पहले ये घटना हुई है। घटना यह है कि चीन से ईरान के लिए चला हुआ ईरान का एक व्यापारी जहाज, टुस्का नाम है उसका, और वो एक घटना का शिकार हुआ है। इस कार्गो शिप को ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट पर डॉक करना था, वहां तक पहुंचना था। तो ये चीन से चला ईरान के पोर्ट के लिए, लेकिन ईरान के सभी पोर्ट्स की अमेरिका ने नाकेबंदी कर रखी है। तो नाकेबंदी के दौरान ये शिप वहां पर पहुंचा। जो अमेरिकी रक्षा विभाग की तरफ से जानकारी दी गई है उसके मुताबिक अमेरिकी नेवी जो वहां पर तैनात है, जो नाकेबंदी कर रही है, उसने 6 घंटे तक अलग अलग तरीके से इस जहाज को चेतावनी दी कि वो मुड़ जाए, वहां से चला जाए। लेकिन ये जहाज जो है वो चलता रहा। इसने हर चेतावनी को इग्नोर कर दिया। इसके बाद क्या हुआ? आखिर अमेरिकी नेवी जो वहां पर वीडियो पर है, और ये वीडियो अमेरिकी रक्षा विभाग ने साझा भी किया है, उन्होंने कहा कि इंजन पायरेसी है, मतलब कि समुद्र में ये डाका डाला गया है। ये समुद्री लुटेरे जो होते हैं उनको पायरेट्स कहते हैं, और पायरेसी जो है वो समुद्र में इलीगल माना जाता है, उसके खिलाफ सभी देश काम करते हैं। तो अमेरिका की नेवी ने जो काम किया है ईरान के व्यापारी जहाज के साथ, उसे ईरान ने एक समुद्री लुटेरे वाला काम बताया है और कहा है कि इसका जवाब जरूर दिया जाएगा। ईरान ने यह भी कहा है कि ये बिल्कुल ही सकारात्मक संकेत नहीं है, कोई ये पॉजिटिव चीज नहीं है। और साफ तौर पर जब आप शांति वार्ता की कोशिश कर रहे हैं तो ये सकारात्मक एक कदम नहीं देखा जा सकता। लेकिन इसके और भी पहलू हैं कि अगर नाकेबंदी है और अगर पहले से ये ऐलान किया गया है कि किसी भी जहाज को वहां से आने जाने नहीं देंगे ईरानी पोर्ट से, तो आखिर इस जहाज ने 6 घंटे तक आखिर अमेरिकी नेवी की चेतावनी को नजरअंदाज क्यों किया? क्या ये जानबूझकर किया गया? ईरान के इशारे पर, ईरान की नेवी के इशारे पर यह किया गया, या फिर एक कोशिश की जा रही थी ये देखने की कि आखिर अमेरिकी नेवी ने जो नाकेबंदी की है उसको बुलडोज करके अंदर घुसा जा सकता है या बाहर निकला जा सकता है या नहीं? तो एक तरह से ये एक टेस्ट भी हो सकता है ईरान की तरफ से। लेकिन अगर ये टेस्ट था तो इस टेस्ट में यह साबित हुआ है कि अमेरिका इस नाकेबंदी को लेकर बहुत गंभीर है और उस पर टिका हुआ है। और ये जो है ये एक घटना ये साबित कर रही है कि अभी भी बातचीत जो है वो बेहद नाजुक स्थिति में है। वैसे एक खबर ये आई है कि आईआरजीसी जो ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, उनके पूर्व कमांडर रहे और अभी फिलहाल ईरान की पार्लियामेंट नेशनल सिक्योरिटी कमिटी के प्रमुख जो हैं इब्राहिम अजीजी, उन्होंने ये कहा है कि बातचीत तो चलेगी। अब देखिए फिर यह हाँ ना का सिस्टम शुरू हो रहा है। बातचीत तो चलेगी लेकिन कुछ पॉजिटिव सिग्नल मिलना चाहिए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि उसके कुछ घंटे पहले ईरान की जो स्टेट न्यूज़ एजेंसी है उसने कहा था कि ईरान ने बातचीत से मना कर दिया है।
और इसके पहले क्योंकि अमेरिका ने नाकेबंदी नहीं हटाई तो एक बार फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी ईरान ने भी कर दी। उसने भी कहा कि अब फिर से बंद है। तो ये सब बहुत कंफ्यूजिंग जो सिग्नल्स हैं। लेकिन जो यहाँ पर इब्राहिम अजीज़ी कह रहे हैं कि पॉजिटिव सिग्नल मिलना चाहिए, वो पॉजिटिव सिग्नल आखिर होगा क्या? क्या अमेरिका जो है वो ईरान की जो पोर्ट्स की नाकेबंदी कर रहा है वो बंद कर दे? क्योंकि यही ईरान मांग रहा है। उन्होंने कहा कि हमने अपनी तरफ से खोला, अमेरिका ने नाकेबंदी रखी हुई है तो हम फिर से बंद कर रहे हैं। तो क्या अमेरिका ये नाकेबंदी बंद कर दे? समस्या ये है कि अमेरिका के लिए ये घुटने टेकने जैसी बात होगी। एक, उसे ना तो यूरेनियम मिला युद्ध में, जो एनरिच यूरेनियम की बात वो कर रहा है, ना सारे मिसाइल खत्म हुए जैसा कि उसकी उम्मीद थी कि सारे मिसाइल्स को हम ईरान की खत्म कर देंगे, ना रजीम चेंज हुआ। हालांकि ट्रंप ये कहते हैं कि रजीम चेंज उन्होंने कर दिया, लेकिन रजीम चेंज तो हुआ नहीं। और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ था इस युद्ध के कारण वो भी बंद हो गया। तो जब ये सब कुछ हुआ है तो फिर एक बार फिर अगर नाकेबंदी अमेरिका ईरान के दबाव में आकर खोल देता है तो डोनाल्ड ट्रंप मिड टर्म चुनाव के कैंपेन में क्या कहेंगे? आखिर क्यों ये युद्ध किया? इस युद्ध का नतीजा क्या निकला? क्या खुले हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का नतीजा? युद्ध का ये लक्ष्य तो था नहीं। वैसे ये पूरी दुनिया के लिए बहुत चिंता का विषय है। भारत के लिए भी ये बड़ा गंभीर मसला है, क्योंकि ये सवाल तो है कि जहां पर फ्री नेविगेशन होता था, जहाज बिल्कुल शांति से गुजरते थे, वो क्या अब सिर्फ ईरान की मर्जी से चलेगा? ईरान जब चाहेगा उसे बंद करेगा, ईरान जब चाहेगा उसे खोलेगा, ईरान चाहेगा तो वहां पर आने जाने वाले जहाज़ों से फीस वसूल करेगा। फिर बाकी ये क्यों ना करें? जिनके आसपास किसी भी प्रकार से इस तरह का कोई बंदोबस्त है, इस तरह का कोई इलाका है, तो फिर तो सभी इस तरह की बात करेंगे, फिर सभी इस तरह से टोल वसूलेंगे। फिर सारे अंतर्राष्ट्रीय जो नेविगेशन है उनके नियमों का, देशों के आर्थिक स्थिति का क्या होगा? क्योंकि ये फीस तो बढ़ती जाएगी। ये सब कुछ है। और ये भी याद रखना जरूरी है कि जब ये सब कुछ हो रहा है उस वक्त भारत के 2 जहाज़ों पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान की नेवी ने गोलियां चलाई। एक कप्तान का ऑडियो शायद आपने सुना भी होगा। इस ऑडियो में वो कह रहे हैं ईरान की नेवी को कि आपने हमें जाने की इजाजत दी है और अब आप हम पर गोली चला रहे हैं। उसमें यह भी कहता है भारत का वो नाविक कि आपकी फहरिस्त में, आपकी लिस्ट में साफ तौर पर जिनको जाने देना है उनकी लिस्ट होगी, मेरा नाम दूसरे नंबर पर है, आप हम पर गोलियां क्यों चला रहे हैं? इस चीज को लेकर यहां पर विदेश मंत्रालय ने ईरान के राजदूत को बुलाया, उनके साथ बैठक की, कहा कि हमारे लिए ये बहुत चिंता का विषय है, हमारे जहाज, हमारे नाविकों की हमको बहुत चिंता है और ये बात ईरान में भी अधिकारियों तक पहुंचाई जानी चाहिए, वहां पर जो जिम्मेदार लोग हैं उन तक ये बात पहुंचाई जानी चाहिए। तो भारत के लिए भी ये आसान रास्ता नहीं है। ऐसा नहीं है कि भारत के सभी जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो फंसे हुए थे सब निकल गए हैं। अभी भी कई जहाज वहां पर मौजूद हैं और एक एक करके ही निकल पा रहे हैं। तो जिस तरह से ये सारा कुछ चल रहा है, जो पूरा घटनाक्रम जो है ये जिस तरह से चला है, उससे एक बड़ा अहम सवाल अब उठ रहा है कि आखिर ईरान के लिए फैसले कौन ले रहा है? मतलब सच में फैसले कौन ले रहा है? कौन तय कर रहा है कि आगे क्या होगा, अगला कदम क्या होगा? ये कौन तय कर रहा है? बातचीत की टेबल पर भले ही विदेश मंत्री नजर आते हों ईरान के, या फिर संसद के जो स्पीकर हैं वो नजर आते हों, लेकिन जिस तरह से ये बातचीत चल रही है कि हम एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे, आमतौर पर निगोसिएशन, कोई भी निगोसिएशन हो उसमें ऐसा नहीं होता है। बातचीत दोनों तरफ से जरूर बहुत हाई पॉइंट्स पे शुरू होती है, लेकिन मौके की नज़ाकत को समझते हुए निगोशिएटर्स 1, 2, 3, 4 कदम पीछे हटते हैं। ये आगे पीछे हटते हुए एक कॉम्प्रोमाइज पर पहुंचा जाता है दोनों तरफ से। लेकिन यहां पर जो हो रहा है उस पर यह लगता है कि ईरान यहां युद्ध पर आमादा है कि या तो पूरी तरह मेरी बात मानी जाए, नहीं तो हम युद्ध जरूर करेंगे। तो यहां पर देखने से यह लगता है कि हो सकता है कि ईरान में हमलों में जो अनुभवी निगोशिएटर्स हैं वो अब नहीं रहे।
और जो बातचीत जो कर रहे हैं, वो बातचीत की जो कमान है वो सैन्य शक्तियों के पास है, जिनके पास शायद निगोसिएशन का अनुभव नहीं है और सिर्फ आर या पार की तस्वीर देखते हैं। क्योंकि बयान ईरान से भी आए हैं कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं, बातचीत जो है वो युद्ध का ही एक कंटिन्यूएशन है। उधर इजराइल भी कह रहा है कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने बोल ही दिया है कि अगर डील नहीं होती है तो हम सभी पुल, सभी बिजली घर, सब कुछ उड़ा देंगे, देश को उड़ा देंगे। तो सब जगह मिलाकर ये आखिर चल क्या रहा है? क्या ईरान में कोई भी ऐसा सर्वोच्च नेता, संसद, सरकार, काउंसिल, कोई भी ऐसा है जो कि जरा शांत दिमाग से फैसले ले रहा हो? ये स्थिति जो है वो ईरान के लिए बेहद खतरनाक है, ईरान की आम जनता के लिए बेहद खतरनाक है, दुनिया के लिए तो है ही। यहाँ पर लेकिन एक और जो फैक्टर है वो याद रखना होगा कि पहले दौर की जब बातचीत हुई थी उस वक्त उपराष्ट्रपति जेडी वांस आए थे। अब जेडी वांस के दूसरे राउंड की वार्ता में प्रेजेंस कि वो होंगे या नहीं होंगे, इसको लेकर अमेरिका में कभी बयान आता है कि हाँ वो होंगे, कभी बयान ये आया कि नहीं होंगे, फिर से बयान आया कि हाँ वो भी होंगे। ये उनका प्रेजेंस जो है, उनका मौजूद रहना एक तरह से इस बातचीत को ज़्यादा स्थिरता देता है। वो इसलिए क्योंकि जब फरवरी में ईरान और अमेरिका की वार्ता हुई थी, उस समय जो अमेरिका की तरफ से वार्ताकार थे वो स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर थे। जेरेड कुशनर की जो लेजिटिमेसी है वो कई बार देश जो हैं या फिर ईरान भी है उस पर सवाल उठाता है कि आखिर जेरेड कुशनर किस हैसियत से वहाँ पर बैठे हैं। वो तो राष्ट्रपति ट्रंप के दामाद हैं, वो एक यहूदी हैं, इसको लेकर भी कई संशय उठाए जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान यहाँ पर मध्यस्थता कर रहा है तो उसके भरोसे कम से कम बात आगे बढ़ती है। लेकिन इस पूरी बातचीत में वेट जो है, गंभीरता जो है, जो स्टेबिलिटी है, स्थिरता है, वो उपराष्ट्रपति जेडी वांस के मौजूद होने से कहीं ज़्यादा बढ़ेगी। तो कुछ घंटों की बात है, ये साफ हो जाएगा कि आखिर बातचीत की टेबल पर कौन कौन आया। क्या अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल आता है आखिर, और आता है तो क्या ईरान के भी लोग आएंगे, ईरान का भी प्रतिनिधिमंडल आएगा, फिर बातचीत से क्या निकलेगी? क्योंकि ये जो एक युद्ध है उसने पूरी दुनिया पर भयंकर असर डाला हुआ है। लेकिन जो वार्ताकार हैं उनको भी ये समझना होगा, जैसे हम यहाँ भारत में बोलते हैं कि वीणा की तार को उतना ही खींचो जहाँ तक वो टूटे ना, क्योंकि टूट गया फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ये वार्ता होती है, नहीं होती है, कैसे होती है, इससे क्या निकलता है, ये सब देखने वाली बात होगी। लेकिन इसके लिए दोनों ही पक्षों को कहीं ना कहीं एक कॉम्प्रोमाइज, एक समझौता ज़रूर करना होगा। नमस्कार।